हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वे कृषि का दूसरा पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हम लोग ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था और ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो अब जो अगला पार्ट आता है उसमें हम लोग वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला हमारा था वो निर्वाह कृषि था। अब दूसरा पार्ट है उसका वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? तो ऐसी वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार के विक्रय विक्रय हेतु किया जाता है, जिससे काफी बड़े स्तर पर जिसको हम पैदा करते हैं, उगाते हैं, और इसका उत्पादन और पशुपालन बाजार के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में बृहद क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। जो हमारा वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक कृषि कैसी कृषि है जिसमें जो भूमि होती है वो बृहद क्षेत्र में किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, बड़े पैमाने कृषि कार्य किया जाता है। दूसरा, इसमें पूंजी भी अधिक लगती है, अधिक पूंजी का इस्तेमाल होता है। अधिकांश कार्य जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। पूंजी भी अधिक लगता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, ज्यादातर काम जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वाणिज्यिक व्यापार के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि इसमें मानव श्रम से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, अधिक पूंजी का भी खपत होता है और बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस वाणिज्यिक कृषि को दो भागों में बांटा गया है। पहला पहला हो जाता है, इसको तीन भागों में बांटा गया है मुख्यतः। वाणिज्यिक कृषि को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? पहला हो जाता है आपका वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें क्या होता है? इसमें फसल वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। वाणिज्यिक कृषि है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि उसका उद्देश्य क्या होगा? व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये किया जाता है। इसके तहत अनाज कृषि है, वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो इसमें अनाज में कौन कौन सा अनाज उगाया जाता है? तो गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती है। इसमें केवल एक ही फसल उगाई जाती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। वाणिज्यिक कृषि है तो उसकी सारी जो विशेषताएं हम लोग वाणिज्यिक कृषि में पढ़े हैं वे सारी विशेषताएं इसमें भी होगी। इसमें भी भूमि जो होगा वो विस्तृत होगा, विस्तृत भूमि पर उपजाई जाएगी, अधिक पूंजी का इस्तेमाल किया जाएगा, अधिक लगेगी, और श्रम भी अधिक होगा, मतलब मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मशीनों से मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सभी इसकी खासियत होगी। दूसरा जो पार्ट आता है वो है आपका मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसमें, इसमें क्या होता है? इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यहाँ पर भूमि का ये इम्पोर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसमें भूमि का जो भाग होता है ये दोनों चीजों के लिए किया जाता है। फसल उगाने के लिए भी, फसल भी उगाया जाता है, फसल उगाना। दूसरा होता है चारागाह भूमि के लिए, चारे का भी इस्तेमाल किया जाता है, चारों को उगाया जाता है। यहाँ पे पशुपालन, फसल और पशुपालन ये दोनों क्रियाएं, क्योंकि ये दोनों प्राथमिक क्रियाएं हैं, और पशुपालन ये दोनों क्रियाएं की जाती हैं। रोपण कृषि किसे कहते हैं? इसके तहत चाय, कहवा, काजू, रबर, केला, कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। ये सब कैसी है? ये सभी क्रॉस क्रॉप माना जाता है, इसको उगाया जाता है। मेन ये सभी है वाणिज्यिक कृषि का ही पार्ट है, लेकिन जो
मिश्रित कृषि होती है, उसमें आपका फसल के साथ साथ पशुपालन के लिए भी चारा उगाई जाती है, पशुओं के लिए चारा भी उगाई जाती है। ये दोनों कार्य किए जाते हैं। रोपण कृषि में जो पेय पेय पदार्थ होती है और दूसरा आपका केला, कपास, इन सब चीजों की खेती की जाती है, जिससे अधिक मात्रा में पैसे कमाए जा सके। रोपण कृषि में बृहद पैमाने पर श्रम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे कि जो चाय की बागान होती है या कॉफी की बागानी होती है, उसमें मशीन से ज्यादा श्रम की इंसानों की जरूरत पड़ती है, श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। हम ये नहीं कह सकते रोपण कृषि में जो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे श्रम की जरूरत होती है, श्रम अधिक लगता है, श्रम अधिक लगता है, क्योंकि उसमें एक एक चीजों को तोड़ के, और जैसे काजू का ही है या फिर आपका कपास की खेती होती है, इन सभी में श्रम की ज्यादा ज्यादा मात्रा में लगती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये कहाँ मेनली पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। जो आपका अ, ये आपका जो क्षेत्र है ना, भूमध्य रेखा और उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा ये यहाँ से ये सारा भाग क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे इन सभी चीजों की आ, पैदावार होता है। आपका मलेशिया किस चीज के लिए जाना जाता है? तो मलेशिया में आपका रबर का उत्पादन किया जाता है। केला, कहवा जो है वो आपका ब्राजील में सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, और भारत और श्रीलंका चाय के उत्पादन में के लिए जाना जाता है। मुख्य फसलें किसे कहते हैं? तो मुख्य फसलें में आपका गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें होती है। मुख्य खाद्य फसलें होती है। रेशेदार फसलें किसे कहते हैं? तो जूट और कपास हमारा रेशेदार फसलें होती है, जिसमें रेशे जैसी बनावट होती है, जिसका इस्तेमाल रेशे के रूप में किया जाता है, वह हमारा रेशेदार फसल कहलाता है। पेय फसलें किसे कहते हैं? जो पीने वाली फसलें होती है, जैसे चाय, कहवा मुख्य पेय फसलें हैं हमारी। और मिलेट किसे कहते हैं? मिलेट का मतलब क्या होता है? मोटा अनाज, मोटा अनाज। ये मुख्य अनाज से अलग होती है। मोटे अनाज के रूप में कौन कौन से अनाज जाने जाते हैं? ये कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में, जो बालू टाइप का जो मृदा होता है उसमें उगाई जाती है। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी अनाजें आती है? तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी क्या है? भारत में उगाए जाते हैं, और ये सभी मोटे अनाज में आते हैं। पटसन किसे कहते हैं? तो इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये गोल्डन कलर का, मतलब इस तरह से रेशा की तरह होता है, इसको हम लोग पटसन कहते हैं। भारत में भारत और बांग्लादेश पटसन में अग्रणी उत्पादक देश हैं। ये दो देश इसके सबसे अग्रणी उत्पादक देश माने जाते हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो भारत में तीन मुख्य प्रमुख फसलें हैं। पहला एक आपका रबी, खरीफ और जायद की फसलें। ये तीन मुख्य फसलें होती हैं। इसके लिए विभिन्न जलवायु कारक हैं। इन तीनों फसलों के लिए कौन कौन सी कारक कारक हैं? तो सबसे पहला है आपका तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा। वर्षा के आधार पर भारत में दो प्रमुख फसलें होती है। विभिन्न जलवायु कारकों में आपका तापमान, आर्द्रता और वर्षा आती है। इन तीन कारकों के आधार पर ही भारत में मुख्यतः दो फसलें उगाई जाती है। आपका पहला हो जाता है रबी की फसलें, दूसरा आपका खरीफ फसलें। रबी की फसलें कब से कब तक इसकी जो बुआई होती है, बुआई का टाइम कब होता है? जब बीज को बोया जाता है तो वो टाइम आपका होता है अक्टूबर टू नवंबर। उस टाइम में, ठंडी के टाइम में इसको बोया जाता है, शरद ऋतु में इसकी बुआई की जाती है। इसकी कटाई कब की जाती है? ये फसल तैयार हो जाता है आपका मार्च टू अप्रैल। काटने का काम, कटाई का काम होता है मार्च से मार्च टू अप्रैल। इसके उदाहरण है आपके
उदाहरण में आ जाता है आपका गेहूं। ये सब क्या है? गेहूं, अलसी, सरसों, ये सब जितने भी चना, आपका दलहन तिलहन जो भी होता है वो सभी इस मौसम में उगाए जाते हैं। दाल और ये मोटे, ये गेहूं सब, ये सब जो भी अनाज है वे आपका इसी मौसम में उगाया जाता है। जो आपका खरीफ की फसलें होती है वो किस सीजन में होती है? तो ये फसलें वर्षा ऋतु में की जाती है। जैसे आपका जून जुलाई, जून से लेके जून टू जुलाई, ये हमारा वर्षा ऋतु होती है। इस टाइम में वर्षा अधिक होती है। अधिक वर्षा में इसकी बुआई की जाती है। ये फसल काटा कब जाता है? तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये काट लिया जाता है। ये अपोजिट है इसके। यहाँ अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, उस टाइम में ये फसल तैयार हो जाता है। इस फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो चावल हो गया यहाँ पर, चावल, मक्का, कपास, ये सब कब होती है? कपास की खेती, ये सभी आपके इसके उदाहरण है, खरीफ के उदाहरण। नेक्स्ट आता है जायद फसलें। ये जायद फसलें कब होती है? ये आपका मेन अप्रैल से लेके जून के महीने में। ये 3 महीने का 3 महीने 3 मंथ तक होती है। 3 मंथ में होती है। इसमें आपका देखेंगे खीरा, ककड़ी, तरबूज, लौकी इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। ये किस तरह की मिट्टी में होती है? ये बलुई जो मिट्टी होती है, बालू बालू जैसी मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी में होती है, मृदा में उगाई जाती है। ये मेन गर्मी के सीजन में आपका जो सूखा सीजन आता है ना, अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ में आपको ये फसल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि ये टाइम क्या होता है ना, सूखा वाला मौसम रहता है। और इन सभी फसल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इन सभी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए ये फसल इसी सीजन में मिलते हैं। मुख्य फसलें किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे कि जो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। जिसमें मुख्य फसलें का देखें तो वो है आपका गेहूं, चावल और मक्का और बाजरा। ये मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करती है। मुख्य फसलें में सबसे पहला हम लोग देखेंगे चावल। चावल ये विश्व की मुख्य खाद्य फसलें मानी जाती है। ये हर देश में लगभग उगाई जाती है, खाद्य मुख्य खाद्य फसलें में आती है। यह मेनली कहाँ पे उगाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में का मुख्य आहार होता है। ये ज्यादा गर्मी और, क्योंकि वहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वर्षा होती है। और चावल के खेती के लिए वर्षा ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये खरीफ की फसलें हैं, इसको ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। तो ये इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। चावल के लिए कैसे तापमान चाहिए? तो उच्च तापमान चाहिए, उच्च आर्द्रता भी चाहिए, और वर्षा की आवश्यकता होती है। ये वर्षा ऋतु में ही किया जाता है। इसमें ये तीनों चीजें ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। यह फसलें जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है, उसमें ज्यादा बढ़ती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है कि वो जल को बहुत देर तक अपने में रोक के रखती है। और ये चावल की खेती के लिए क्या है कि उनके जो बीज बोया जाता है वो भी पानी के अंदर ही, उस टाइम में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, पानी के बीच में ही ये रहता है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। विश्व में अगर देखें तो चीन का नंबर सबसे प्रथम आता है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र दूसरा ये देश है इस चावल के उत्पादन में। अगला हम लोग देखेंगे कि गेहूं। गेहूं कैसी फसलें हैं? यह वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, मतलब फसल के काटने के टाइम में के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए क्या क्या चाहिए? गेहूं की बुआई के टाइम में
बुआई के समय मध्यम तापमान चाहिए, मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा। न ज्यादा उस टाइम में वर्षा होनी चाहिए और न ज्यादा तापमान होनी चाहिए। और कटाई के टाइम में जब फसल तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई के समय, फसल की कटाई के समय जो तापमान होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, तेज धूप होनी चाहिए, ताकि ये जो फसल हो, गेहूं का जो फसल हो वो पक के तैयार हो जाए, उसका जो दाना हो वो पक के तैयार हो जाए। इस टाइम में तेज धूप की जरूरत होती है। इसका विकास अप्रवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होती है। गेहूं आपका कहाँ कहाँ मिलता है, तो विश्व में अगर देखें तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये किस मौसम में उगाया जाता है, तो ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। गेहूं जो है वो आपका शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो ये हमारा टोटल कृषि का चैप्टर था। अगला इसमें एक पॉइंट और है, ये चावल के बाद आपको देखना है, इसके बाद आ जाता है मक्का की खेती कहाँ की जाती है। तो मक्का, आप मक्का के लिए क्या क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए मध्यम तापमान, इसमें भी तापमान क्या हो, मध्यम हो, वर्षा भी मध्यम होनी चाहिए और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का आपको उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस और भारत में उगाई जाती है। कपास की खेती कहाँ, किस मिट्टी में की जाती है, तो कपास मुख्यतः काली मिट्टी में उगाई जाती है। इसके लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है। इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं। कपास के लिए आपको उच्च तापमान चाहिए, कपास के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश हो, हल्की बारिश की जरूरत होती है। और जो पाला रहित दिन होनी चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन होनी चाहिए। और तेज चमकीला धूप की आवश्यकता होती है। धूप कैसी हो, तेज धूप हो। इसकी फसल के लिए ये सभी अनुकूल कारक होते हैं। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इससे जो कपास है वो सूती वस्त्र के लिए एक कच्चा माल माल देती है, महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए। यह चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील इसके अग्रणी उत्पादक देश माने जाते हैं। तो ये आपका था टोटल एक कृषि का कंप्लीट चैप्टर हो गया है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग उद्योग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो ये आपका कृषि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से इस पूरे टॉपिक को पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा, फोर्थ चैप्टर, वो है आपका फिफ्थ चैप्टर, वो है आपका उद्योग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।